हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 हींग वाला। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना हींग वाला। हर धर्म और संप्रदाय के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, मगर अधिकांश लोग भले ही होते हैं। वे जिसके भी संपर्क में आते हैं गहरी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। इस कहानी का नायक हींग वाला पठान भी एक ऐसा ही भला इंसान है जो उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाता है जो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। आपको पता है कि हमारे आसपास भी हम भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देखना पसंद नहीं करते, है ना, जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें अपनी गलती का एहसास तब होता है जब जरूरत के समय मुसीबत आने पर वही लोग जिन्हें हम पसंद नहीं करते हमारी मदद करते हैं। और ऐसे लोग हम पसंद करें या ना करें, उनकी जो अच्छाइयां हैं वो समय के साथ हमें अपने आप दिख जाती, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को परेशान ना करने वाला, दूसरों की हमेशा सहायता करने वाला जो व्यवहार होता है वो अपने आप में एक ऐसा अनूठा व्यवहार होता है कि जो जीवन भर हमारे ऊपर उनकी छाप छोड़ देता है। अम्मा हींग लेना कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया और मौलशरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा? वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए जब तुमसे हींग ली थी। अब यहाँ कहानी में क्या बता रहे हैं कि भाई जो खान जो हींग बेचने वाला है वो जो है घर पे गया और वहां पे जो महिला थी उसने उसको कहा भाई हींग ले लो। तो उनके घर के दूसरे बच्चे ने आके जवाब दे कि हमें जो हींग नहीं चाहिए। और जो खान हींग बेचने वाला था उसने आराम से उनके घर में जो चबूतरा था पेड़ के नीचे, मौलशरी के पेड़ के नीचे, वहां बैठ गया और बैठ कर उसने फिर से कहा भाई हींग जो है ले लो, क्योंकि मैं अपने गाँव को जाने वाला हूँ और बहुत दिनों के बाद वहां से लौट कर आऊंगा। कहने का मतलब ये था उस हींग वाले का, भाई मैं जो बाहर जाने वाला हूँ अपने देश, तो मुझे लौटकर वापस आने में काफी वक्त लग जाएगा और इस बीच में अगर आपकी हींग खत्म हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप हींग ले लीजिए। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो उसी स्वर में फिर बोला, मेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह है हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी पहले से रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। अब जो सावित्री थी, जो घर की महिला थी, उसने कहा कि भाई मुझे हींग तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास हींग बहुत सारी रखी हुई है। तो जो खान हींग बेचने वाला उसने कहा कि भाई आप थोड़ा सा ले लो, लेकिन ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो बोनी है वो आप करवा दे। तो हींग लेने की उसने बार बार कहा और अपने थैले को खोल, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी डिब्बियां रखी थी। अब जो सावित्री थी अब अपने लिए हींग की डिब्बी पसंद करती, हींग देखती, लेकिन उससे पहले ही खाने के आगे छोटे से डिब्बे निकाल कर उसको कहा कि भाई ये वाली हींग जो आप ले लो, क्योंकि ये जो हींग है 1 नंबर सबसे अच्छी हींग है, और वैसे भी मैं अपने गाँव को जाने वाला हूँ, अपने घर जाने वाला हूँ और बहुत दिनों के बाद ही मेरा वापस आना होगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा की हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने
किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। अब क्या हुआ, जो खान था हींग बेचने वाला, उसने क्या किया, सावित्री के कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, कुछ सोचने पूछने का मौका नहीं, झटपट से हींग निकाली और तोड़ के पुड़िया को बना के रख दिया। तो जो सावित्री का छोटा बेटा था, उसने क्या किया, मना के हमें हींग नहीं लेनी, और अपनी पुड़िया उठा के वापस खान की तरफ फेंक दी और ये कहा कि माँ चलो अंदर, हमें तो हींग लेनी नहीं। तो हम वापस अपनी माँ को अंदर लेके जाने लगा। लेकिन जो सावित्री थी, उस बच्चे की माँ, उसने क्या किया, हींग की पुड़िया उठाई और उसको रख ली। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, हींग की जरूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी, मलाई बर्फ मलाई बर्फ। अब क्या हुआ, जो खान था, जब उसकी सावित्री ने पुड़ियाली के पैसे उसको दिए तो खान बहुत खुश हो गया। उसने खुश हो क्या किया, उसको जब फिर से उसका धन्यवाद किया, उसको सलाम कहा और चला गया। अब बच्चों को लगा कि भी माँ के पास हींग थी घर में और फिर भी माँ ने हींग ले ली, तो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि माँ ने जो है पैसे बर्बाद कर दिए। और जब हम अपने कुछ खाने के लिए, कुछ लेने के लिए पैसे माँ से मांगते हैं तो माँ साफ साफ मना कर देती है। तो छोटे वाले बच्चे ने बड़े वाले से कहा, भाई माँ तो मना कर देती पैसों के लिए, तो पैसे मांगो क्योंकि हमें जो मलाई बर्फ खानी है। अक्सर छोटे बच्चों में क्या होता है कि उन्हें गली में कुछ बेचने वाला आता है या दुकान से, उन्हें अक्सर बाजार की चीजें, बाहर की चीजें खाने का बहुत शौक होता है और वो बार बार इसके लिए अपनी माँ से पैसे मांगते हैं, जैसा कि इस कहानी में यहाँ पर हो रहा है। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, माँ तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें न देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री बोली, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपया तोड़ाकर 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगने लगा। अब क्या हुआ, जब खान चला गया तो बच्चे जो है माँ से पैसे मांगने लगे। तो भाई जो बड़े वाले बेटे ने कहा, हमें पैसे चाहिए क्योंकि आपने खान को पैसे दिए, हमें पैसे चाहिए। तो उसकी जो बेटी, उसने क्या कहा अपने भाई से कि भाई माँ से पैसे मत मांगो, वो आपको पैसे देगी ही नहीं, क्योंकि हम तो उनके बच्चे नहीं, आप तो उनके बेटे ही नहीं हो, बल्कि उनका बेटा तो खान वाला ही जो था, खान था जो हींग बेच रहा था। तो सावित्री बातों को सुनकर हंसने लगी। उसे हंसी है कि बच्चे कैसी कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, जो हींग बेचने वाला खान है वही उसका बेटा है, माँ पैसे नहीं देगी। लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी को थोड़ा दबाया और दिखावटी गुस्सा करते हुए कहा कि भाई बहुत बातें बनाने लगे हो सब लोग, तो अभी चुपचाप जो है सब लोग खाना खाओ क्योंकि खाना बन गया है। तो बच्चे जिद करने लगे, नहीं हमें पहले पैसे चाहिए। तो माँ ने कहा कि पहले खाना खाओ और खाना खाने के बाद जो मेरे पास पैसे है उसको मैं चेंज करवा के, उसको छुट्टे करवा के सभी को 6 आने दे दूंगी। अब बच्चे जो खाना खाने लगे, लेकिन खाना खाते खाते उन्होंने क्या किया, जो पैसे उन्हें मिलने वाले थे 6 आने, उसका हिसाब लगाना शुरू कर दिया। रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, कभी नहीं, मैं भी 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार ना कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई थी। अब क्या उन बच्चों ने हिसाब लगाया, भाई 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो अगर बड़ा वाला जो रतन है वो 6 आने हम दे देंगे, क्योंकि माँ ने 6 आने कहा कि मैं पैसे जो रुपए तोड़वाकर सभी को 6 आने दूंगी। तो उनका हिसाब लगा कि जो 6 आने अगर बड़ा वाला रतन ले लेगा, फिर छोटी वाली बहन मुन्नी ले लेगी, तो छोटे वाले के लिए सिर्फ 4 आने ही बचेंगे। अभी सुनते ही कि जो छोटा वाला भाई है बहुत जोर से रोना शोर करने लगा कि मुझे सिर्फ 4 आने मिलेंगे। उसने चिल्लाना शुरू किया कि नहीं, मुझे भी 6 आने ही चाहिए। लेकिन जो उसकी बहन थी मुन्नी बहुत समझदार थी, उसने स्वीकार कर लिया, मुझे 6 आने नहीं चाहिए, मुझे जो है सिर्फ 4 आने चाहिए। अगर वो इस बात के लिए ना मानती तो क्या होता, दोनों भाइयों में मारपीट, लड़ाई झगड़ा होने वाली कंडीशन आ गई थी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए।
मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यही रुको। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान, देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो काफी समय बीत गया और समय काफी बीतने के साथ साथ क्या हुआ, होली का त्योहार। अगर होली के त्योहार में केवल शहर में काफी दंगा फसाद होने लगा और उस दंगा फसाद में कई लोगों की जान भी गई। तो जान जो गई जिन लोगों की, उसमें जो 2 खान भी थे। अब जब 2 खानों की जान चली तो बाकी जो खान लोग थे उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद मचाया। और जब ये बात सावित्री को पता चली तो उसके दिमाग में ख्याल आया, मन में ख्याल आया कि भाई कहीं जो मरने वाला खान है उसमें हींग वाला खान तो नहीं मर गया। फिर उसने सोचा, अगर मर गया तो मर गया, अगर मर गया तो मर गया, उसमें क्या कर सकते हो। तो उसने फिर सोचा, भाई हींग भी खत्म हो गया। अब एक दिन वो उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे बैठी थी जहां पर जो खान है वो हींग तौलकर बेचकर उसको देकर गया था। उसने अचानक सुना कि उसके जो पति है किसी को बहुत गुस्से से डांट रहे, इसमें क्या काम है, तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो। तो पति की जिसने गुस्से वाली आवाज सुनी तो साथ में उसने एक आवाज और सुनी कि भाई हींग है हींग, और जो हेरा हींग है और मेरी हींग जो है बहुत अच्छी होती है। और वो ये कहते कहते घर के अंदर घुस गया। अब खान वाले को देख के सावित्री ने उससे पूछा कि भाई तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। खान, देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। अब सावित्री ने पूछा कि भाई तुम्हें पता है कि शहर में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं। तो खान ने बताया कि हाँ दंगे तो हो रहे हैं, और जब मैं परसों लौट कर आया हूँ तो मैंने सुना कि भाई यहाँ पे जो बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं और उसमें कई लोग की जाने भी चली गई। तो सावित्री ने फिर से पूछा कि दंगे फसाद हो रहे, फिर भी तुम हमारे घर हींग पहुंच देने के लिए आ गए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दंगे फसाद होंगे, तुम्हें चोट लगेगी, तुम मर सकते हो। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास ना थी। खान, पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। अब क्या हुआ, खान ने जो हींग तौल के दी और तौलते तो बताया कि भाई मैं तो एक बच्चे को माँ से क्या डर होता है, और ये कहकर उसने क्या किया, तौल के हींग सावित्री को दी। और लेकिन पैसे दोनों का चेंज नहीं थे। तो उसने क्या किया, खान ने क्या कहा, भाई जो पैसे हैं इनके वो दोबारा जब आऊंगा तब आपसे लेकर चला जाऊंगा। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। अब क्या वो होली के दंगे फसाद के साथ साथ जो दंगा फसाद था होली के साथ धीरे धीरे खत्म हो गया, और एक लंबा समय गुजरने के बाद दशहरे का समय आ गया। तो होली तो लोगों ने दंगे फसाद की वजह से ढंग से नहीं जलाई थी, होलिका नहीं जलाई थी, होली नहीं खेली उन लोगों ने। तो क्या हुआ, जो दुर्गा पूजा में दशहरे का जुलूस था
दशहरे का जो मेला था सभी इसको बड़ी उत्सव मनाकर देखने के लिए जा रहे थे, बहुत खुश थे। तो दशहरे का जो मेला था सभी इसको जाने में लगे, उसे देखने के लिए जाने को बहुत उत्सुक हो गए थे, सभी लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या होता उसमें काली माता का जो जुलूस निकलना था और बच्चे जिद करने लगे कि हमें जो है जुलूस देखने जाना है। लेकिन जो सावित्री थी वो थोड़े से भीरू, थोड़े से डरपोक स्वभाव की थी। उसने सोचा बच्चे जुलूस में जाएंगे, चोट लग जाएगी, ऐसे ऐसे मन में ख्याल आया। उसने क्या किया, बच्चों को लालच दिया कि भाई अगर तुम जुलूस में देखने नहीं जाओगे तो पैसे दूंगी, खिलौने दूंगी, पिक्चर दिखाने होंगी। उसने बच्चों को ढेर सारे लालच दिए, लेकिन बच्चे नहीं माने। तो उनका जो नौकर था श्यामू, वो भी जुलूस देखने जाना चाहता था। उसने भी अपनी सावित्री से कहा भेज दो, मैं बस अभी जाऊंगा और बच्चों को जो है जुलूस दिखाकर जल्दी से ले आऊंगा। और भी तो लोग गए जुलूस देखने के लिए। उसने क्या किया, अपने आस पड़ोस के बहुत सारे कुछ बच्चों के नाम गिनवा दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। अब क्या हुआ, जो बच्चे थे वो नौकर श्यामू के साथ जुलूस देखने चले गए। फिर बच्चे तो चले गए खुशी खुशी, लेकिन सावित्री परेशान हो गई कि कब आएंगे, चोट ना लग जाए, कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। और ये सोचते सोचते जो है सुबह से लेकर शाम हो गई। अब उसके घर में क्या था, उसको छोटा सा बच्चा जिसे वो लेके कहीं जा भी नहीं सकती थी और घर में चैन से बैठ भी नहीं सकती थी। अंधेरा सा होने लगा तो और ज्यादा परेशान हो, बच्चे अब तक क्यों नहीं आए जुलूस देखकर। बार बाहर जाती, कभी घर में आती। अचानक उसको लगा कि गली में कुछ भगदड़ सी हो रही है। उसने देखा भाई कुछ लोग भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ के घर से बाहर गई वो। तो उसने उन दौड़ते हुए लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों भाग रहे हो, काली का जुलूस तो निकल गया है। एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माजी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी और लाशों के मारे सड़क बंद हो गई, हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे, उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तुहार बच्चन का पहचानत है माजी, फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को ना जाए। तो जो सावित्री थी, जो दौड़ते लोग, तो उसने बोला उन लोगों से कि भाई थोड़ी सी मदद करने के लिए कहा। और ये कहा कि भाई मेरे बच्चों की जो कोई खबर ला दो, मेरे बच्चों को जो यहाँ पे ताकि उनको पहुंचा दो, क्योंकि उसमें जो है 2 लड़की और 1 बेटी है। और उसने कहा उनको कि मैं आपको इनाम दूंगी। तो उन बच्चों में जो देहाती किस्म का व्यक्ति, उसने क्या कहा कि भाई मैं आपके बच्चों को पहचानता नहीं हूँ, तो मैं आपके बच्चों को तो पहचानता नहीं, तो मैं उनकी खबर कैसे ला के दूं। और दूसरा ये कि अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, चाहे लोग करोड़ों का खजाना दे दे, जब जान है तभी तो वे हम बाकी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और जहां पर पुलिस गोलियां चला रही, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो वहां पर अपनी जान को दुविधा में, परेशानी में डालने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे। इससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल गई थी, पर करे भी तो क्या करे, आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते। और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखाकर लाता हूँ माजी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में नहीं है, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सबके सब कहीं अटके पड़े हैं, आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे। अब क्या हुआ, सावित्री परेशान हो गई देहाती व्यक्ति की बात सुनने के बाद कि भाई गोलियां चल रही हैं, लाशों के ढेर लगे हुए, मैं आपके बच्चों को पहचानता नहीं और मैं अपनी जान को परेशानी में डालने के लिए क्यों जाऊं।
अब वो सोचने लगी, खुद से बोलने लगी अपने आप को कि पहली बात तो ये कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे थे, मुझे उनको भेजना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बड़ी तो मैं हूँ। अगर बच्चे जिद करते तो कोई बात है, करने देती, लेकिन मैंने उनको भेजकर गलती कर दी। और दूसरे जो श्यामू उनका नौकर था, उसे तो बस हमेशा हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। वो ना कहता कि मैं अभी दिखा के ले आता हूँ, और ना मैं खुद भेजती। और श्यामू जिसने कहा था अगर अभी दिखा कर ले आता हूँ, उसका अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। वो खुद से सवाल कर रही है, प्रश्न कर रही है, बार परेशान हो रही है कि अब जाए भी तो कैसे जाए बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका जो पति है वो शहर से बाहर गया हुआ है। घर में छोटे बच्चे को, जो गोद का बच्चा को देखने वाला नहीं है, और आसपास में कोई समझदार व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे वो मदद के लिए कह सके। और परेशान हो चुकी है बहुत। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर ना आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी है, और उसे फिर वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में भेजा ना करो। अब क्या हुआ, सावित्री को ये लगने लगा कि उसके बच्चों का तो भाई कुछ दुर्घटना में उसके बच्चे जो है फंस गए हैं, और अब क्योंकि इतनी गोलियां चली, इतने लोग मर गए, तो शायद उसके बच्चों के साथ भी कुछ अनहोनी घट गई और बच्चे जो वापस कभी लौट के नहीं आएंगे। ये सोचकर उसका मन अंदर अंदर कांप गया, और वो जो छोटा बच्चा, जो गोद में बच्चा था, उसके पास जाके बस गिर गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। अपने आप को कोसने लगी कि मैंने अपने बच्चों को क्यों भेजा, अगर मैं बच्चों को नहीं भेजती तो शायद ये वाला दिन आता ही नहीं। अब वो रो रही थी, परेशान थी। अचानक उसको ऐसा लगा कि कोई गाड़ी आके दरवाजे पर रुकी है, और उसको जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी कि अम्मा। अब उसने आवाज सुनी, गाड़ी की आवाज किसी व्यक्ति की बोलने वाली, जो कि जाने पहचान थी। दौड़ते हुए बाहर गई। उसने देखा कि वही खान था जो हींग बेचने वाला। उसके तीनों बच्चे उस खान के साथ जो सही सलामत घर आ गए हैं, और खान उसे कह रहे कि भाई इतना मौसम, बाहर का वातावरण खराब है, बाहर का मौसम खराब है, तो आपने अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज दिया, बाहर आपको नहीं भेजना चाहिए था। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया, खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। अब क्या हो, जो खान था, जब उसने कहा कि बाहर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, बाहर का जो है माहौल खराब है, आपको बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, सब जगह शांति फैली हुई है। फिर उस खान ने बताया कि बाहर जो शांति दंगा फसाद हो रहा है, दंगा फसाद हो जरूर है, और पुलिस को फायर भी करने पड़े, लेकिन वो सब दिखावे के थे, झूठे फायर थे, वास्तव में कोई भी मरा नहीं है। लोगों को चोटें जरूर लगी है, लेकिन वो भी पत्थरों की वजह से, क्योंकि दंगे फसाद में लोग क्या करते हैं, पथराव करते हैं, और उन्हीं पत्थरों से कुछ लोगों को चोट भी आ गई है। तब तक क्या हुआ, सारे बच्चे दौड़कर अपनी माँ सावित्री से चिपक गए, और उन्होंने कहा कि माँ जो खान है हींग बेचने वाला, बहुत अच्छा है, उसने हमारी मदद की, और हमारा नौकर श्यामू जिसके साथ हम गए थे, वो तो दंगा शुरू होते हमें छोड़कर भाग गया। तो अगर ये खान नहीं होता तो क्या करता, हमें चोट लगती, हमें हमारी जान भी जा सकती, लेकिन खान ने हमें सकुशल बचा लिया। तो माँ जो हंस गई है ना, प्यार से बच्चों से को समझाया कि भाई अब तुम लोग जब इस खान को पहचान गए, अच्छी उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाइयों को जान गए हो, तो उसने पूछा कि क्या तुम लोग अब मुझे खान से हींग लेने दोगे? सारे बच्चे बहुत जोश में बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं लेने देंगे, क्योंकि खान तो हमारा दोस्त है। तो खान ने बोला, नहीं नहीं, मैं दोस्त नहीं, तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें एक भाई की तरह से बचाया है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते, जिनसे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार होता है वो सदैव अच्छा होता है, और वो जरूरत के समय हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। हम उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें देखना हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारी सारी कमियों को एक किनारे करते हुए हमारी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।